हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बीच में डिफरेंस व नियो लैमार्किज्म और नियो डार्विनिज्म, नौ लैमार्कवाद और नौ डार्विनवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के टॉपिक हैं डिफरेंस बिटवीन लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए केवल आज की क्लास में डिफरेंस ही है और इसी के साथ उनका एवोल्यूशन पार्ट है उनके लिए। एक जैव विकास एक क्या है भाग है फर्स्ट चैप्टर का, जो आज वाइंड अप हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और इसके बाद आपका बचेगा मानव का विकास, एवोल्यूशन ऑफ मैन। उसको लेकर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अब आगे के वीडियो जितने भी होंगे वो 12th क्लास के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आपका टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको क्लास में 10th क्लास भी रिटर्न मिल जाएगा। बट आज आपकी ये लास्ट क्लास है, डिफरेंस के ही साथ आपका ये पार्ट एवोल्यूशन वाइंड अप हो जाएगा। बट 12th क्लास के स्टूडेंट्स नियो लैमार्किज्म और नियो डार्विनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस डार्विनिज्म और लैमार्किज्म में। डार्विनवाद और लैमार्कवाद में डिफरेंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने इनकी थ्योरी फुल स्टडी कर ली होगी, ठीक है, और सिंपल सा डिफरेंस है इनके बीच में। पहला क्या है, डार्विनिज्म सजेस्टेड दैट ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एराइज एंड डेवलप थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनवाद जो था उनका मेन पॉइंट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि किसी भी जाति का विकास प्राकृतिक वर्ण द्वारा होता है। प्रकृति चयन करती है कि कौन सी जाति हमारी प्रकृति में पाई जाएगी या विकास जिसका होगा और किसका नहीं होगा। इनका मेन पॉइंट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, ठीक है। लैमार्कवाद का मेन पॉइंट क्या था, Lamarck suggested that there is an internal vital force in all organism। क्या पाया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में एक इंटरनल वाइटल फोर्स का मतलब एक जैव शक्ति पाई जाती है जिससे उसका विकास होता है। जैव शक्ति का यहाँ मेन आशय है कि वो जैव शक्ति क्या करती है, अंगों का उपयोग अनुपयोग कराती है और उससे उसका विकास संभव होता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, डज नॉट एक्सेप्टेड द इंटरनल वाइटल फोर्स। ये लैमार्क का पॉइंट था, तो इसलिए डार्विनवाद इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। और ये डज नॉट एक्सेप्ट नेचुरल सिलेक्शन, ये इनके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कहते थे जैव शक्ति नहीं होती है, तो ये कहते थे कि प्राकृतिक वर्ण नहीं होता, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। फिर मेन पॉइंट इसका दूसरा क्या है, डार्विनवाद का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट आर टू मेजर फैक्टर। मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब प्रकृति में पाए जाने के लिए जो वो लोग आपस में झगड़ा करते थे, क्या करते थे, स्ट्रगल करते थे। स्ट्रगल का मतलब परिश्रम करते थे। या फिर फिटेस्ट आर टू मेजर फैक्टर, या उनके बीच जो क्या होता था, फाइटिंग होती थी, ठीक, जीवन रहने के लिए। ये दोनों क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के मेन पॉइंट है, ठीक है। और इसमें क्या था, स्ट्रगल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल बाय फिटेस्ट डज नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। फिर लैमार्कवाद डार्विनवाद में क्या है, पर्पस दैट ओनली यूजफुल वेरिएशन विल बी ट्रांसफ़र ओवर द सक्सेसिव जनरेशन। जो यूजफुल होती थी वही ट्रांसफ़र होती थी। जैसे उनकी लंबी गर्दन, दो तरीके थे, छोटी गर्दन वाले और लंबी गर्दन वाले। तो लंबी गर्दन वाले यूजफुल करेक्टर हुए और वो ट्रांसफ़र होते रहते थे। बट यहाँ पर क्या बोला गया, पर्पस दैट ऑल द एक्वायर्ड करेक्टर। एक्वायर्ड करेक्टर कैसे डेवलप होते थे, एक्वायर्ड करेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो हमें कैसे प्राप्त हुए हैं, एक्वायर्ड उपार्जित लक्षण, जिन्हें हम हिंदी में करते थे, जो हमें अंगों के उपयोग अनुपयोग से प्राप्त हुए, वे लक्षण ही केवल ट्रांसफ़र होते हैं, करेक्टर्स इनहेरिटेबल होते हैं। तो आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए हम प्रोवाइड करा ले रहे हैं, आप उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इधर का पोर्शन आपका लैमार्कवाद का है और इस साइड का आपका डार्विनवाद का है, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नियो लैमार्किज्म। ये केवल 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स अब डिस्कस नहीं करेंगे, इसे स्टडी नहीं करेंगे, और 10th क्लास का डिफरेंस से ही चैप्टर वाइंड अप हो गया है। ठीक है, नियो लैमार्किज्म 12th क्लास के लिए। नियो लैमार्किज्म है क्या? लैमार्कवाद का एक संश्लेषित रूप है, मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ लैमार्किज्म। उनकी कमी क्या थी? उनकी कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, उनकी कमी को दूर करने के लिए इसको मॉडिफाई किया गया है। द लैमार्किज्म, द नियो लैमार्किज्म इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लैमार्किज्म। ठीक है, लैमार्किज्म का क्या है? ये मॉडिफाई संश्लेषित रूप है जिसमें क्या किया गया है? लैमार्कवाद की कमियों को दूर किया गया है, कोशिश की गई है, दूर पूरी तरीके से नहीं किया जा सका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीजमैन, इन्होंने क्या किया था? ये वीजमैन के सिद्धांत पर आधारित है। वीजमैन के अकॉर्डिंग जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो वीजमैन के अकॉर्डिंग क्या था? गुणसूत्रों के जीन में परिवर्तन से उत्पन्न लक्षण ही केवल वंशागत होते हैं, जबकि लैमार्कवाद ने क्या कहा था? जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशागत होते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या बोला कि हर उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं, केवल वही उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं जो जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। द कैरेक्टर्स व्हिच इनहेरिटेंस द कैरेक्टर इनहेरिटेंस व्हिच ओनली डेवलप्स फ्रॉम चेंजेस ऑफ जीन या डिफेक्टिव ऑफ जीन। ठीक है, जीन में चेंजेस से जो उत्पन्न होता है, डिफेक्टिव आप नहीं लिखेंगे, डिफेक्टिव मीन्स होता है खराब होना। ठीक है, तो चेंजेस ऑफ जीन से जो डेवलप्स होते हैं वही करेक्टर्स क्या होते हैं? इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, दीज चेंजेस जेनेटिक चेंजेस, और ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तन यहाँ पर दिए गए हैं। सम चेंजेस इफेक्ट जेम प्लाज्म, और क्या कहते हैं? कुछ जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ परिवर्तन क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? जनन द्रव मतलब जर्म प्लाज्म, जिससे हमारे जायगोट बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ओवम बनते हैं। ठीक है, इनको भी इफेक्ट करते हैं, और यही केवल क्या होते हैं? करेक्टर्स इनहेरिटेंस हो जाते हैं हमारे। ठीक है, इनका प्रमाण कुछ दिया गया नियो लैमार्किज्म के बाद, जैसे बीमारियों की वंशागति। हीमेटोमा एक बीमारी है जो नियो लैमार्किज्म से रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो बीमारियों की वंशागति होती है वो भी जीन परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, जीन में परिवर्तन जब होता है तो उसके कारण जो बीमारियों की वंशागति होती है। ठीक है, फिर समनर का प्रयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, केवल ऑप्शनल क्वेश्चन आता है कि समनर ने किस पर प्रयोग अपना किया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऑफ समनर नियो लैमार्किज्म के सपोज में दिया गया था। ठीक है, उसमें दिया गया था, रिलेटेड था। रैट्स पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने 2 रैट्स को डिफरेंट टेम्परेचर पर सर्वाइवल के लिए रखा था। ठीक है, एक हॉट टेम्परेचर और एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा था। तो हॉट एरिया में जो रखे गए रैट थे उनमें हेयर, स्किन का कलर और टेल की लंबाई, पूंछ की लंबाई, कान की लंबाई, ये सब मोर डेवलप थे, ज़्यादा डेवलप हो गए थे। ठीक है, और जो टेम्परेचर थे उनमें ये डिफरेंस नहीं पाया गया। इसका मतलब कि नियो लैमार्किज्म या लैमार्कवाद की बात करें कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, जिससे जीन में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डिस्कस की गई। समनर का प्रयोग रैट्स पर किया गया था, टेम्परेचर से रैट्स पर टेम्परेचर से रिलेटेड था। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। टावर्स एक्सपेरिमेंट कीट पर किया गया था। सिमोना सिफेलस, ठीक है, कीट थे जिनका नाम था, एक स्पीसीज थी, जाति थी। शरीर में परिवर्तन उनके हुआ था, शरीर में, जैसे काफ़ी टेम्परेचर से रिलेटेड ये भी था। ठीक है, तो उनके भी शरीर में साइज में चेंजेस डेवलप हुआ था। समनर का प्रयोग आपके लिए इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी आप मेंटेन करते रहेंगे अब। थर्ड टॉपिक है आज की क्लास का हमारा डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। डार्विनवाद की एक कमी थी कि इन्होंने ये वेरीफाई नहीं कर पाए थे कि वेरिएशन क्यों होता है, विभिन्नताएं जातियों में, एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ पर गए हुए थे? आपको बताया गया था एक आइसलैंड पर गए थे, जहाँ पर इन्होंने डार्विन विंचेस क्या थी? बर्ड्स थी, इन्होंने अपने ही नाम पर रख दिया था। वहाँ पर उन्होंने बर्ड्स के बीक्स, चोंच में परिवर्तन दिए थे काफ़ी चीज़ें, तो वहीं पर इन्होंने, ठीक है, तो एक ही जाति के सदस्य में क्यों परिवर्तन हो सकता है, कैसे होता है परिवर्तन, इसको ये
की व्याख्या, ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। इसी इनकी कमी को दूर करने के लिए डार्विनवाद में थोड़ा सा संशोधन किया गया, क्या मॉडिफिकेशन किया गया, और उसे न्यू डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये न्यू डार्विनिज्म थ्योरी कब दी गई थी? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक्स लॉ। ठीक है, कौन और जेनेटिक्स लॉ को डिस्कस किसने किया था? ह्यूगो डिवरीज, शेरमार्क, कॉरेंस। ठीक है, व्हेन ह्यूगो डिवरीज, शेरमार्क एंड कॉरेंस, ठीक, डिस्कवर्स जेनेटिक्स लॉ, ठीक है, दे एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ वेरिएशन। ठीक, इन्होंने क्या किया कि विभिन्नताओं का कारण स्पष्ट किया। आप हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? ह्यूगो डिवरीज, शेरमार्क और कॉरेंस द्वारा आनुवंशिक नियमों की खोज के पश्चात इन्होंने विभिन्नताओं से संबंधी कुछ बातें प्रस्तुत की। ठीक है, इन्होंने बताया कि विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताओं का मतलब वेरिएशन जो उत्पन्न होते हैं, वो भी जीन परिवर्तन द्वारा होते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर ध्यान दें तो देखिए, लैमार्कवाद में जो न्यू लैमार्किज्म आया और न्यू डार्विनिज्म आया, ये दोनों ही लास्ट में कहाँ पर आ गए? जीन में रिलेटेड आ गए। ठीक है, देखना है तो जीन परिवर्तन द्वारा। तो इन्होंने बताया जो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? जीन है। जो विभिन्नताओं का जो उत्तरदायी कारक है वो क्या है? जीन है। और नई जाति का विकास कैसी होती है? पुरानी जाति के जीन में परिवर्तन के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, न्यू स्पीसीज डेवलप्स फ्रॉम ओल्ड स्पीसीज आफ्टर चेंजेस ऑफ जीन। ठीक है, जीन में चेंजेस के द्वारा होती है। और जो चेंजेस डेवलप्स होते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो दीज चेंजेस आर नोन एज म्यूटेशन। ये पुरानी जाति के जीन परिवर्तन से उत्पन्न विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक नया टर्म मिल गया, क्या? म्यूटेशन। क्या मिल गया? म्यूटेशन। ठीक है, उत्परिवर्तन। ठीक है, तो जीन से जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई, ठीक, ये क्या कहलाती है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आज की क्लास आपकी यही वाइंड अप करेंगे, बट अब आपको ये म्यूटेशन टर्म का एक्सप्लेनेशन आगे किया जाएगा, जहाँ पर एक म्यूटेशन थ्योरी ही पूरी आपको डिस्कस करनी है। उत्परिवर्तन ही एक मेन टॉपिक है जो आपको यहाँ डिस्कस किया जाएगा आगे की क्लास में। और अभी 12th क्लास का आधा चैप्टर वाइंड अप हुआ है, हाफ चैप्टर, अभी हाफ चैप्टर रिमेनिंग है पूरा।